बच्चों इन द लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स दिए थे, ठीक है। देखो उन न्यूमेरिकल्स को कैसे करना है। जैसे कि पहला जो न्यूमेरिकल था वो क्या पूछ रहा था आपसे और क्या दे रहा था आपको। देखो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल की अगर बात की जाए तो उसमें आपसे कह रहा था कि रेट ऑफ कंसंट्रेशन माइनस डीसी बाय डीटी इट इज इक्वल टू K1C अपॉन 1 प्लस K2C। इस तरीके से डिपेंडेंट था आपके पास रेट किसी रिएक्शन का, और ये जो रिएक्शन मतलब कि किसी रिएक्टेंट का आपको रेट दे रहा है, क्योंकि माइनस की बात हो रही है, कंजम्पशन हो रहा हो। अब दो सिचुएशन में आपको पता करना था रेट कांस्टेंट का वैल्यू, जब कि ये कंसंट्रेशन जो है बहुत कम हो और जब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो। अब ये थोड़ा सा टिपिकल लेवल का क्वेश्चन है, इसमें मैथमेटिकल अप्रोच अप्लाई करेंगे हम। बायो वाले बच्चे बड़े ही ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को मैं कैसे कर रहा हूं, क्योंकि अभी आपने लिमिट्स वगैरह कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप समझिए कि ये क्वेश्चन होना कैसे। मैं फर्स्ट पार्ट की अगर बात करूं तो पहला पार्ट कह रहा है कि कंसंट्रेशन जो है इज वेरी लो, बहुत बहुत कम है, वेरी वेरी लो। मतलब ये हुआ अगर कंसंट्रेशन का वैल्यू जो है बहुत छोटा हो जाए, मतलब कंसंट्रेशन जो है वो पॉइंट में जा रहा होगा 0.000 समथिंग, तो अगर मैं 1 से कंपेयर कर दूं 1 प्लस K2 इंटू सी, तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। भाई अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 1 करोड़ में 1 रुपया जोड़ना है, कितना हो गया टोटल, तो आप 1 करोड़ एक नहीं, आप बोलोगे 1 करोड़ ही है, क्योंकि 1 1 करोड़ के कंपैरेटिवली क्या हुआ, नेग्लिजिबल। अगर ये कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी लो है, मतलब कि 0.0000000 समथिंग 10 की पावर माइनस 9 10 ऐसा कुछ है कंसंट्रेशन, तब जब आप इसको 1 में ऐड करोगे, इस कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन इससे कर दो, रेट कांस्टेंट कुछ भी हो, तो ये अप्रोक्सीमेशन में 1 के ही इक्वल रहेगा। यानी कि माइनस डीसी बाई डी जो है, माइनस डीसी बाई डी, या आप कह सकते हो कि लिमिट कंसंट्रेशन की जो जा रही है वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन बहुत कम हो रहा है। तो आप सीधे सीधे इसमें जो फॉर्मूला है K1C अपॉन 1 प्लस K2C को आप अप्रोक्सीमेशन में 1 लिख सकते हो। तो आप डायरेक्टली ये कह सकते हो कि इट इज इक्वल टू K1C, ये आपके पास हो जाएगा। बट अगर मैं आपसे कहूं कि सिचुएशन में कंसंट्रेशन का वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, हाई का मतलब कंसंट्रेशन जो है इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, वेरी वेरी हाई, उस केस में इस क्वेश्चन में क्या अप्लाई करना है, ध्यान से समझिए। जैसे मैं अगर आपसे बोल दूं कि कंसंट्रेशन इज वेरी हाई, हाई का मतलब कहां की तरफ जा रहा है, टेंड्स टू इन्फिनिटी। कंसंट्रेशन जो है वेरी हाई जा रहा है, कंसंट्रेशन इज टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि 1 अपॉन कंसंट्रेशन इज 0, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनाइट इज 0। तो अगर मैं इसी में माइनस डीसी बाई डी में इक्वल टू जो आपके पास लिखा हुआ है K1C अपॉन 1 प्लस K2C अगर ये लिखा हुआ है, तो मैं अगर यहाँ पर कांस्टेंट कंसंट्रेशन टर्म को कॉमन ले लूं, तो बेटा मेरे पास हो जाएगा ये K1C अपॉन 1, ये कंसंट्रेशन कॉमन आ गया, तो 1 प्लस K2, गलत लिख दिया मैंने, 1 प्लस K2 अपॉन सी, यहाँ पर 1 अपॉन सी आएगा। देखो कंसंट्रेशन टर्म अगर मैं कॉमन ले लूं तो हो जाएगा 1 अपॉन कंसंट्रेशन प्लस K2, ये कंसंट्रेशन से ये तो कैंसिल। अब ये कंसंट्रेशन कब के लिए, मतलब अगर मैं अगर वेरी हाई लेके चलता हूं, लिमिट कंसंट्रेशन की लेकर के चलूं वेरी हाई इन्फिनिटी की तरफ, तो ऑन पुटिंग द लिमिट 1 अपॉन इन्फिनिटी 1 अपॉन कंसंट्रेशन किसकी तरफ भाग जाएगा, 0। या आप इसको ऐसे भी समझ लो कि अगर मैं बोलूं कि कंसंट्रेशन का वैल्यू है 10 की पावर 10, तो 1 अपॉन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 10 की पावर 10, यानी कि इट इज 10 की पावर माइनस 10। तो ये कंपैरेटिवली 1, अगर आप इसको K2 से ऐड करोगे तो आप बोलोगे ये तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है 10 की पावर माइनस 10। तो यहां से जो आपका रेट आएगा वो किसकी इक्वल आएगा, K1 अपॉन K2 की इक्वल आएगा।
ये आपके पास आ जाएगा K1/K2 माइनस dc/dt। तो आपसे कह रहा था डिटरमाइन ऑर्डर। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं और रेट कांस्टेंट की बात करूं, तो यहां पर जो रेट आपके पास आ रहा है वो इसकी इक्वल आ रहा है, और पहले वाले केस में इसकी इक्वल आ रहा था। माइनस dc/dt किसकी इक्वल आ रहा था? K1C के इक्वल। जब कंसंट्रेशन को बहुत कम मान लिया जाए, बहुत हाई पर हो जाएगी, K1/K2 के इक्वल। बिकॉज 1/C को आपने क्या मान लिया? 1/C टेंड्स टू 0, यानी कि K2 प्लस 1/C को मैं मान लू इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू K2। तो पहले वाले सिचुएशन में ये कंसंट्रेशन की पावर 1 पर डिपेंडेंट आया, तो उसका ऑर्डर आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो? 1। तो बेटा रेट कांस्टेंट इसमें क्या हो जाएगा? केवल ओनली ये दिखाई दे रहा है। बट अगर सेकंड वाले में देखो तो आपके पास ये इसमें कोई कंसंट्रेशन का टर्म नहीं आया, यानी कि ये कंसंट्रेशन की पावर कितने पर डिपेंडेंट है? 0। इसका ऑर्डर मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ 0। और अगर मैं पूछूं कि रेट कांस्टेंट कितना है, तो रेट कांस्टेंट इसका सीधे सीधे हो जाएगा K1/K2। रेट कांस्टेंट इसका हो जाएगा K1/K2। अब आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को नोट, दोनों पार्ट्स को। पहला पेज भी नोट कर लो, सेकंड पेज। पहला पेज नोट कर लो तो बता देना, सेकंड पेज ओपन कर दूंगा। हो गया सर नोट। इसको भी नोट कर लो, सेकंड वाले पेज को।
सर सेकंड वाला पेज दिखाइए सर। क्या बेटा? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। डू फास्ट। लिख गया क्या ये? यस सर, लिख गया। देखो, एक और मैंने न्यूमेरिकल दिया था आपको। उस न्यूमेरिकल में मैंने आपसे कहा था कि एक रिएक्शन हो रही है जो कि 2A प्लस बी आपको एक प्रोडक्ट दे रही थी। इस रिएक्शन में मैंने कहा था कि R1 जो है वो इक्वल K1 A की पावर 2 और B की पावर 1 पर, ये इस पर डिपेंडेंट है। और फिर कह रहा है लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर आपसे क्या कह रहा था कि एक और इक्वेशन है, मतलब कि इसी इक्वेशन में उसने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, स्टोइकियोमेट्री चेंज की 2B इट इज इक्वल टू, अब इसने कुछ प्रोडक्ट दिया तो इसने कहा कि इसका रेट जो है वो R2 हो गया, रेट कांस्टेंट K2 A की पावर X B की पावर Y, और हमें ये पता करना था कि ये XY और K1 K2 के बीच में क्या रिलेशन होगा। अच्छा, आपको मैंने ना अभी तक की क्लास में एक बात बार बार बोली है कि अगर किसी रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री अगर आप चेंज करते हो तो एक चीज चेंज हो जाती है, उसका रेट, पूरी होल रिएक्शन का रेट चेंज हो जाता है, बट इंडिविजुअल सब्सटेंस का जो रेट होता है दैट विल नॉट अफेक्टेड। ये चेंज, जैसे ए का रेट जो पहले था वही बाद में होगा, बी का रेट जो पहले था वही बाद में होगा, वाइल R1 R2 ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। एक बात और, ऑर्डर चेंज नहीं होगा, जैसे पहले, क्योंकि ऑर्डर इज ऑलवेज डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, तो वो तो ऑर्डर तो ये इन सब चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता स्टोइकियोमेट्री से ऑर्डर को। तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा, मतलब आप चाहे किसी भी क्वांटिटी में उसको रिएक्ट कराओ, वो रिएक्शन तो उसी तरीके से रिएक्ट करेगी, और वो उसी के जिन पहले कंसंट्रेशन पे, जिन मतलब पहले के जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट थे उनके कंसंट्रेशन पे जैसे डिपेंडेंट था वैसे वो बाद में भी होगा, भले ही आप स्टोइकियोमेट्री बदलो उस रिएक्शन की। तो आप इस इक्वेशन से दोनों को अगर आप देखो तो डायरेक्टली एक बात तो बोल सकते हो, क्या कि ऑर्डर जितना पहले था उतना ही बाद में होगा, यानी कि x का वैल्यू डायरेक्टली 2 और y का वैल्यू डायरेक्टली 1। तो ये तो आंसर आपके पास डायरेक्टली आ सकता था पहला पार्ट का। बट K1 K2 के बीच में अगर रिलेशन निकालना है तो वो आप कैसे करोगे, ध्यान से समझो। अगर मैं बोलूं R1, तो R1 आप ये कह सकते हो कि R1 जो होगा वो इसके इक्वल होगा 1/2 माइनस DA/dt। ये आप पहले भी करना सीख चुके हो कि अगर वो माइनस तब ले लेते जब वो रिएक्टेंट साइड होता, और अब आप इसी में माइनस बोल सकते हो 1/1 कंसंट्रेशन ऑफ चेंज ऑफ, मतलब रेट ऑफ B, ये कह सकते हो। और सिमिलरली यू कैन डायरेक्टली से, मैं अगर आपसे पूछूं R2,
तो R2 आप ये कह सकते हो 1/4 माइनस dA/dt, और या आप कह सकते हो इट इज इक्वल टू 1/2 माइनस dB/dt, ये आप कह सकते हो डायरेक्टली, ये आप कह सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों पार्ट को इक्वेट करो और इन दोनों पार्ट को इक्वेट करो तो दोनों जगह से माइनस dA/dt निकलेगा, माइनस dA/dt। अच्छा, यहां से अगर आप इधर इन दोनों को इक्वेट करो और इन दोनों को इक्वेट करो तो माइनस dB/dt निकलेगा। मैं अगर बोलूं चलिए इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लूं, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लूं, तो फ्रॉम इक्वेशन मैं बोल सकता हूं कि माइनस dA/dt का जो वैल्यू होगा इन टर्म्स ऑफ R1 इट विल बी इक्वल टू 2R1, ये इसकी इक्वल होगा। और अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 से बोलूं, इक्वेशन नंबर 4 से जो वैल्यू होगा वो होगा 4R2। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है भाई? डीए और dA/dt, यानी कि जो इस ए का रेट होगा इस रिएक्शन में वो स्टोइकियोमेट्री से चेंज नहीं होगा। स्टोइकियोमेट्री अगर आप चेंज कर भी दो रिएक्शन की, दैट विल नॉट अफेक्टेड। यानी कि 2R1 किसकी इक्वल है? 4R2 के। अगर मैं यहां से 2R1 को इक्वल कर दूं 4R2 के, तो बेटा देखो 2 से ये 2 टाइम्स कैंसल। R1 का जो आपके पास बेटा वैल्यू है, R1 का कितना वैल्यू है बेटा? R1 है आपके पास K1, A की पावर 2, B की पावर 1 इक्वल टू 2 इंटू R2 का वैल्यू है K2 इंटू A की पावर X का वैल्यू सीधे सीधे 2 है, और B की पावर Y दैट इज 1। तो यहां से अगर आप कैंसिल आउट कर दो तो आपके पास K1 इक्वल टू आ जाएगा 2K2 डायरेक्टली, दैट इज द आंसर। तो इस तरीके से आप रिलेशन फाइंड कर सकते थे, और एक्स वाई तो आप डायरेक्टली देखते साथ बता सकते थे। तो इसको भी नोट कर लो। नोट हो जाए तो इन्फॉर्म कर देना। कर लिया ये नोट? यस सर, कर लिया। देखो सेकंड पेज और नोट कर लो।
हो गया सर नोट। हो गया। देखो एक क्वेश्चन मैंने आपको और दिया था, उस क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा था कि ये एक आपके पास रिएक्शन है 2N2O5, इट इज गिविंग अ प्रोडक्ट NO2 4NO2 और इसमें जो मेंशन था, ये डेटा मेंशन था कि N2O5 का जो रेट है इट इज इक्वल टू K1 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 की पावर 1। इसी तरह से हमारे पास जो NO2 का रेट है दैट इज इक्वल टू K2 N2O5 की पावर 1 और जो O2 का रेट है, ये सभी के रेट आपको दिए हुए थे in terms of a particular rate constant and a concentration of a particular substance, ये K3N2O5 मतलब किसी एक पर डिपेंडेंट है। ये इस तरीके से दिया हुआ था क्वेश्चन, आपसे कह रहा था कि व्हाट इज द रिलेशन, आपको K1 K2 और K3 के बीच में रिलेशन फाइंड करना था। ध्यान से समझो आप कैसे वो रिलेशन फाइंड करोगे। आप डायरेक्टली इसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करो इस इक्वेशन में, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेट। आप ये कह सकते हो कि रेट इज इक्वल टू 1/2 माइनस ऑफ DN2O5 अपॉन dt, it is equal to 1/4 plus DNO2 upon dt, it is equal to 1/1 DO2 upon dt। ये भी प्लस में ही रहेगा, ध्यान रखना, ये इसके इक्वल होगा। अब अगर मैं इन सबके वैल्यू पुट कर दूं तो फाइनली मेरे पास क्या आएगा, देखो अगर मैं इन सबके वैल्यू पुट कर दूं 1/2 इंटू K1 N2O5 it is equal to 1/4 it is K2 N2O5 और इक्वल टू 1/1 इंटू K3 N2O5। अब N2O5 तो तीनों में कॉमन है, तो मैं अगर तीनों से कैंसिल कर दूं इसको तो मेरे पास क्या आ जाएगा, K1/2 इक्वल टू K2/4 इक्वल टू K3/1, ये आ जाएगा रिलेशन। अब किन्हीं भी दो के बीच में अब आप रिलेशन पता कर सकते हो। K1 जो है K1 K2 या K1 K3 K2 K3 इस तरीके से आप रिलेशन फाइंड कर। सर 4 से सारी इक्वेशंस में सर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सही रहेगा। हाँ वो भी कर सकते हो, एक और अप्रोच हो सकती है 4 से मल्टीप्लाई, बट आप इसी फॉर्मेट में छोड़ दो। उसका रीजन मैं आपको बताऊं कि अभी आपने ये सब इतना धतकरम किया, बट अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको मिलता है ना तो देखो ध्यान से समझो, आप क्या करना, आप तो सीधे लिख देना कि इसका K1 है अपॉन 2, K2/4, K3/1 डायरेक्टली इसके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो ऐसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को निपटा सकते हो, समझे बात को डायरेक्टली। बाकी फिर जो मल्टीप्लाई वगैरह हेलो सर। नोट कर लो बेटा इसको। सर आपने कब दिया था सर? अरे यार हाँ वो प्रॉब्लम हो रहा है कुछ ऑडियो को, पता नहीं फोन में कुछ शायद दिक्कत है सर। सर हाँ सर आपने ये कब दिया था क्वेश्चन? ये मैंने परसों की क्लास में दिया था। सर नहीं दिया था सर, 2 दिए थे सर आपने। 2 दिए थे, तो आप एक काम करो इतना पार्ट को लिख लो यहाँ से यहाँ तक, ये क्वेश्चन में लिख देना कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन K1 K2 K3, बन गया क्वेश्चन। इधर से सॉल्यूशन स्टार्ट कर देना इसका, ठीक है। ओके सर। तो बच्चों अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे काइनेटिक्स ऑफ सम ऑर्डर, दैट इज 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, और इन जनरल nth ऑर्डर के लिए। सभी में सेम तरह का मेथड लगेगा। हम लोग काइनेटिक्स में बेसिकली हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट करेंगे, लाइफ टाइम कैलकुलेट करेंगे, रेट कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे,
जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए और nth ऑर्डर के लिए। दूसरी चीज जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इनके ग्राफ कैसे बना सकते हैं, अलग अलग तरीके से ग्राफ इनके बनवाए जाते हैं। कुछ दो दो तीन तीन इनके एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जीरो ऑर्डर के, फर्स्ट ऑर्डर के, और जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। कि अगर कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर की हुई तो वहां पर सब्सटेंस के साथ किस तरीके से चेंजेस आ रहे होंगे, फर्स्ट ऑर्डर में कैसे चेंजेस आ रहे होंगे, सेकेंड ऑर्डर में कैसे आ रहे होंगे, ये अब हम लोग इसका मेजर पार्ट जो है वो हमें यही पढ़ना है। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं पर बेस्ड आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं और थ्योरेटिकल भी आते हैं, और इसका डेरिवेशन भी काफी बार पूछे जा सकते हैं। अब किसका पूछा जाएगा वो नहीं कहा जा सकता, जीरो, फर्स्ट, सेकेंड और nth ऑर्डर में से। तो आप सभी के मेथड समझ लीजिए कि सबका डेरिवेशन करना कैसे, सब में स्टेप्स तो एक ही जैसे फॉलो होंगे, बस एक पॉसिबिलिटी चेंज हो रही होगी कि जीरो अगर ऑर्डर है मतलब कि कंसंट्रेशन की पावर वो जीरो पर डिपेंडेंट है, फर्स्ट है तो कंसंट्रेशन की पावर 1, 2 है तो 2, और अगर nth है तो n, मतलब एक जनरल भी हम लोग सीख लेंगे n ऑर्डर के लिए क्या हो रहा होगा। और n ऑर्डर के ही हम लोग फॉर्मूले याद रख के चलेंगे कि अगर हम लोग इनके जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सब ऑर्डर के भूल भी जाए तो nth ऑर्डर के फॉर्मूले से आप किसी भी ऑर्डर का फॉर्मूला निकाल सकते हो, क्योंकि वो इन टर्म्स ऑफ n आएगा, n की जगह जिस ऑर्डर के लिए बात की जाएगी उस ऑर्डर की जगह आप निकाल लोगे। तो इसको नोट करो जल्दी, फिर मैं आपको बताता हूं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। लिख गया क्या ये? यस सर, लिख गया। देखो हम लोग बात कर लेते हैं हमारा पहला काइनेटिक्स, दैट इज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। मतलब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि अगर कोई जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर मतलब कि वो रिएक्शन जो कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट ही नहीं है, तो क्या चेंजेस आते हैं रिएक्शन में वो हम लोग समझने जा रहे हैं। और कोई रिएक्शन में जो रिएक्टेंट आप ले रहे हो वो रिएक्टेंट अपने क्वांटिटी का, जैसे मान लिया 100 ग्राम आपने यूज किया तो वो 50 ग्राम पहुंचने में कितना टाइम लेगा, अपनी क्वांटिटी का आधा क्वांटिटी करने में कितना टाइम लेगा, उसको हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। मतलब कोई भी जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की एज 60 साल, वो 30 तक का पहुंचा तो आपने पहुंचा कि आप कहोगे कि इट इज हाफ लाइफ टाइम ऑफ दैट पर्सन, 30 ईयर जो है वो उसका हाफ लाइफ टाइम कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से हम लोग इन रिएक्शंस के हाफ लाइफ टाइम निकालेंगे, ये आपको हेल्प करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आर्कियोलॉजिस्ट यही पता करते हैं कि किसी कोई आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का मान लीजिए आपको पता है कि 5000 साल तक इसका लाइफ है, यानी कि इसका हाफ लाइफ टाइम जो है वो 3000 ईयर है। तो अगर हमें ये पता पड़ जाए कि वो अभी किस एज पर चल रहा है, उस किसी स्टोन के अंदर आपने चेक किया कि कोई सब्सटेंस मिल गया रेडियो एक्टिव, तो हमें अगर पता पड़ गया कि अभी वो किस एज पे, तो हम लोग पता कर लेंगे कि इस स्टोन पर, ये स्टोन मतलब इससे तो पुराना हो गई होगा। जैसे आज बोलते हैं ना ये इतने करोड़ साल पुराना है, इतने 1000 साल पुराना है, वो सब यही कॉन्सेप्ट लगा करके बोलते हैं। तो हम लोग इसी तरीके से तभी हम लोग काइनेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं, अलग अलग तरह के वो के जीरो ऑर्डर का काइनेटिक्स फॉलो कर रहा हो या फर्स्ट ऑर्डर का कर रहा हो तो किस तरीके से सिचुएशन आती है। तो हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करने जा रहे हैं रिएक्शंस को अलग अलग ऑर्डर। अगर जीरो ऑर्डर की बात की जाए बेटा तो आप लोग साथ साथ में लिखते चलना। देखो मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है ए से बी, मतलब एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इनिशियली मान के चलते हैं कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई होगी तब केवल रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट तो कुछ बने ही नहीं होगा। बट आफ्टर टाइम टी, मतलब रिएक्शन होने के कुछ टाइम टी बाद इसमें से मान लेते हैं कि एक्स अमाउंट इसका खत्म हुआ हो, ये एक्स अमाउंट बन गया हो। मैं इसके रेट की बात करूं तो रेट तो इसका होगा कि कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन की पावर। मान लेते हैं कि इसकी पावर ये 0 पर डिपेंडेंट है, क्योंकि जीरो ऑर्डर है इसलिए 0 पर डिपेंडेंट है, यानी आर इज इक्वल टू, आप सीधे सीधे क्या बोल सकते हो, के बोल सकते हो। या आपने कैसे बोला आर इक्वल टू के, क्योंकि बेटा यहाँ पर कंसंट्रेशन की पावर 0 और किसी की भी पावर 0 उसका वैल्यू तो डायरेक्टली 1 हो जाता है। अच्छा अगर मैं वैसे ही अगर इन जनरल आपसे आर की बात करूं तो मैं कह सकता हूँ आर इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी, ये बोल सकता हूं, ठीक है।
विच इज इक्वल टू के। तो अगर मैं यहाँ से इसी में आगे लिख रहा हूँ, आप भी लिखते चलिएगा साथ साथ में। मैं अगर इसमें ये लिख दूं कि कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, फाइनली कंसंट्रेशन ये हो गया ए नॉट माइनस एक्स, इनिशियली कंसंट्रेशन था ए नॉट अपॉन dt लिखूं तो इक्वल टू में आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा के। ए नॉट से ए नॉट आप कैंसिल कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू किसके आ गया, के। और आप इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, तो इट विल बी इक्वल टू dx इक्वल टू के dt, ये इक्वल टू आ जाएगा। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो इंटीग्रेशन बेटा मैं आपको सिखा चुका हूं इंटीग्रेशन करना। इंटीग्रेशन मतलब ये dx का इंटीग्रेशन, अब के कांस्टेंट है इसको बाहर ले लिया जाए और इंटीग्रेशन ऑफ dt। अच्छा, रिएक्शन में जो b बना है इनिशियली तो वो कुछ था ही नहीं, अब b कितना बना है x, या आप ये भी कह सकते हो कि इनिशियली आपके पास केवल a था और ये कितना खत्म हुआ, x था 0 आफ्टर टाइम t, मतलब कि जब रिएक्शन में कोई टाइम था ही नहीं, 0 टाइम पर वो रिएक्शन में जो b था वो कितना था, प्रोडक्ट कितना था 0, और जब वो x बना तो कितना टाइम उसने टेकन किया t। तो अगर आप यहां से इंटीग्रेशन कर दो, पहले आप इसको नोट करो फिर मैं इंटीग्रेशन करूंगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, क्लास खत्म हो जाएगी तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। पहले आप इसको नोट कर लो। सर इसमें सर आप नया क्या बता रहे हो? बात तो सर आप वही कर रहे हो ना जो अभी पीछे कर रहे थे ऑर्डर की। हाँ तो वही सब करते रहेंगे बस अपन, और इनके लिए ना अपन लाइफ टाइम और हाफ लाइफ टाइम के फॉर्मूले निकाल करके बता रहा हूँ। सर अभी मैंने हाफ लाइफ टाइम और लाइफ टाइम का या रेट कांस्टेंट का कोई फॉर्मूला ड्राइव नहीं किया है। सर ये 0 और x कहाँ पे आया सर के वाले इंटीग्रेशन में? ये 0 और x कहाँ से आया बेटा, इनिशियली b कितना था, कुछ भी नहीं था ना, कितना पहुंच गया ये, जब टाइम 0 था तब तो b बना ही नहीं था, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई। आफ्टर t बाद ये कितना बन चुका था x, तो मैंने बोला कि जब ये रिएक्शन में टाइम रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तब b कुछ भी नहीं बना। आफ्टर टाइम t ये कितना बन गया, x बन गया, इसलिए लिमिट कितनी ली, 0 से लेकर x तक और टाइम भी 0 से लेकर t तक। आई बात समझ में? यस सर। देखो अब dx का इंटीग्रेशन आप लिख दो जल्दी से, dx का इंटीग्रेशन लिख दो x, लिमिट लगा दो 0 से x इक्वल टू k, इसका dt का t, लिमिट 0 से t, तो x माइनस 0 इक्वल टू, एक बार इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x इक्वल टू आ गया kt। इतना नोट कर लो, x इक्वल टू kt। तो इसके आगे का हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी कुछ ही सेकंड्स बचे हैं और क्लास एकदम से बीच में से चली जाएगी, तो आप कुछ लिख नहीं पाओगे। तो अभी आप इतना लिख लो x इक्वल टू kt। तो हम लोग इसका हाफ लाइफ टाइम, फुल लाइफ टाइम, रेट कांस्टेंट, ये सारे फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। और एक चीज और बताऊंगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए भी फॉर्मूला, आप इसको इतना नोट कर लो जल्दी।